गाज़ा जंग को अब तक 64 दिन हो चुके हैं आज, और ये जंग अभी बहुत ही ख़तरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है। इसराइल की तरफ से वेस्ट बैंक के अलावा गाज़ा के अंदर जो इलाके दूसरे हैं, गाज़ा पट्टी के अलावा, जैसे रफ़ा है और आपके खान यूनुस के इलाके हैं, उनमें भारी बमबारी की जा रही है। खान यूनुस के इलाकों में इसराइल के टैंक गलियों में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पर आमने सामने की जंग दोनों फ़ौजों के दरमियान हो रही है। कुछ टनल्स में भी दाखिल होने की आईडीएफ को कुछ टनल्स में भी जानकारी है कि वो दाखिल हुए हैं। वहाँ पर उनका नुकसान भी काफ़ी हुआ है। जहाँ भी टनल में दाखिल होते हैं तो वहाँ ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारूद वगैरह जो भी माइंस वगैरह होंगी वो लगा के रखी हुई होंगी और इनको उसकी जानकारी नहीं हो पाती होगी तो ब्लास्ट हो जाती हैं। इसमें इसराइल के सैनिकों की मौतें भी हो रही हैं। खान यूनुस के इलाके में इसराइल की सेना दाखिल हुई है, टैंक लेकर के दाखिल हुई है। पहले ऊपर से बमबारी की गई, जो इसराइल का अपना तरीका है उसी तरीके से, और लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। अब वहाँ पर गलियों में मुकाबले हो रहे हैं और इन मुकाबलों में हमास ने इसराइल के परखच्चे उड़ा रखे हैं। 3 दिन की लड़ाई में हम बात कर रहे हैं, 3 दिन की लड़ाई। 3 दिन की लड़ाई के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा आईडीएफ के टैंक, उसकी बख्तरबंद गाड़ियाँ और जो बुलडोज़र हैं वो तबाह कर दिए गए और 90 के करीब सैनिक हैं जो इसराइल के वहाँ मारे गए हैं। इसी तरह से वेस्ट बैंक के इलाके में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ इसराइल की तरफ से की जा रही हैं। यहाँ भी मुकाबला उनका इसराइली जो रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं उनके सैनिकों से हो रहा है, और चूँकि इसराइल को पूरी मदद हासिल है अमेरिका की। हमास की तरफ से अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं जो जंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो अभी साइलेंट हैं। साइलेंट इसलिए हैं कि वो हमास के ज़रिए ही चाहते हैं कि इसराइल को एक बड़ी जंग में हम शिकस्त दे दें और उसकी बात यह ना हो कि दूसरे देश ने इनकी मदद की है, उसकी वजह से हमास जीता है। अभी 1-2 महीने इसराइल को और इस जंग में शामिल रखना है, क्योंकि इसराइल को उम्मीद थी कि हम इस जंग को बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ फतह कर लेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शुरू ही में 7 अक्टूबर को हमला होने के बाद जब हमले शुरू किए तो उसने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले कहा था कि हम गाज़ा को 1 सप्ताह के अंदर फतह कर लेंगे और हमास का नामो निशान मिटा देंगे। 64 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उसको किसी तरह की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनका पता लगाने में पूरी तरह नाकाम है। बंधकों में से एक बंधक के और मारे जाने की खबर है, वो इसराइली एयर स्ट्राइक में ख़त्म हुआ है। अब एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था और ये डेवलपमेंट था कि जंगबंदी को लेकर के एक प्रस्ताव रखा गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और ये प्रस्ताव रखा था यूएई ने। आपको बता दें, यूएई ने ये प्रस्ताव रखा था। यूएई मतलब सऊदी अरब, और उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। 15 जो सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद के परमानेंट, उनमें से 13 ने इसके समर्थन में वोट किया, 2 वोट इसके खिलाफ रहे, और वो वीटो होने के बाद जो सीज फायर होने की बात थी वो रुक गई। चीन को ये उम्मीद थी कि इस बार अमेरिका वीटो नहीं करेगा, वो बहुत मुमकिन है एब्स्टेन रहे, लेकिन वीटो नहीं करेगा, क्योंकि इस पर चीन की और अमेरिका की पहले से बातचीत हो गई थी। लेकिन अब बाद में क्या चीज़ें रही जिसकी वजह से अमेरिका ने वीटो कर दिया। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही इसमें अनुपस्थित रहे और दोनों की तरफ से वीटो किया गया, जिसकी वजह से अभी कोई सीज फायर होने की उम्मीद नहीं है। इसराइल के 200 से ज़्यादा बंधक अभी हमास के पास हैं। उनको छुड़ाने के लिए आखिरकार इनको बातचीत आगे बढ़ानी पड़ेगी, सीज फायर करना पड़ेगा, क्योंकि कतार में जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। अब वहाँ पर बात रुक गई है और इसराइल ने अपने जो ऑफिसर्स वहाँ भेजे हुए थे, मोसाद के एजेंट्स वगैरह, वो वापस बुला लिए।
अरब के देशों में इसराइल को लेकर के बहुत गुस्सा है, दुनिया भर में गुस्सा है, प्रोटेस्ट दुनिया भर में हो रहे हैं। रूस और चीन दोनों यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं गौर से, और वो कुछ होगा इसमें बड़ा, उम्मीद रखें कुछ बड़ा होगा, क्योंकि हमास ने इस बार इसराइल को फंसा दिया है। अब इसराइल के सामने प्रॉब्लम ये है कि वो जंग से निकले कैसे। जिस तरह से यूक्रेन जंग में फंस चुका है, इसी तरह से इसराइल भी जंग में फंस चुका है कि अब वो निकले कैसे यहाँ से। हमास को ख़त्म नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस के हैं वो कहते हैं कि 10 साल कम से कम लग जाएंगे हमास को ख़त्म करने में। अमेरिका भी कह चुका है कि 2024 में आप छोटी मोटी कोई कामयाबी, 2023 में कोई छोटी कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन हमास से जंग नहीं जीत सकते। ऐसी सूरत में सीज फायर का न होना वो एक चिंता की बात है, क्योंकि फ़लस्तीनी जो आम अवाम है उनकी शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसराइल की तरफ से आसमान से गोले बरसाए जाते हैं, एयर स्ट्राइक्स होते हैं, उसमें वो शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। उस शहरी आबादी को निशाना बनाने की वजह से अब तक 45,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 18,000 20,000 के दरमियान ये मौतें हुई हैं, लेकिन जो और लोग हैं जो मिसिंग्स हैं, जो मलबे में दबे हुए हैं, उनकी जानकारियां अभी किसी को नहीं है। इस सूरत में मरने वालों की तादाद कहा जाता है कि 45,000 से ज़्यादा है, वहीं जो ज़ख्मी हुए हैं वो और अलग है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट है, अमेरिका ने चूँकि इसको वीटो कर दिया, और ये फ़लस्तीनी जनता के नरसंहार का खुला समर्थन है अमेरिका का, सीज फायर के प्रस्ताव को वीटो करना। अरब के देश बहुत इसको लेकर के गुस्से में भी हैं और चिंता में भी हैं। और सऊदी अरब, चूँकि सऊदी अरब का इस बार जो काम है वो ये है कि अमेरिका को बातचीत करते रहना और अमेरिका को सही रखना, अमेरिका को दबा के रखना। ईरान का काम है अमेरिका को डरा के रखना। दोनों के काम हमने पहले बताए, सबके काम बटे हुए हैं। तो अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जब प्रस्ताव रखा गया था यूएई की तरफ से, और वो प्रस्ताव नाकाम हो गया है, उसके बाद एंटनी ब्लिंकन पहुँचे हैं सऊदी अरब, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, और वहाँ वो सऊदी अरब के टॉप लीडरशिप से बातचीत अपना करने जा रहे हैं। और उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह से सऊदी अरब इस गेम में, पूरा जो जंग चल रही है इसमें, वो कोई कदम न उठाए। वो किसी तरह से, चूँकि सऊदी अरब ने छूट दे रखी है यमन को, जो हुतीस के हमले हो रहे हैं वो सऊदी अरब की एयर स्पेस से होते हैं। पूरा का पूरा सऊदी अरब की एयर स्पेस क्रॉस करते हुए हुतीस के ड्रोन्स और मिसाइल्स जाते हैं और वो इसराइल के अंदर हमले होते हैं उससे। रेड सी में यमन के जो हुतीस हैं वो इसराइल के नेवल शिप्स को पकड़ लेते हैं और ला करके खड़ा कर देते हैं। अब तो उन्होंने खोल दिया है उनको, आम पब्लिक के लिए टिकट लगा दिया है कि आकर के इसराइल का तमाशा देखें। तो इसराइल की जो इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है वो अलग है, शिकस्त के अलावा। अब सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से गाज़ा युद्ध पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ कुछ चर्चा होंगी। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा भी हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सऊदी अरब और वाशिंगटन के बीच काफ़ी देर तक बहुत गहराई के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ गाज़ा में जो जंग चल रही है उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। अमेरिका और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ साथ सामने आए बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के अधिकारियों ने तनाव बढ़ने की गति को कम करने और सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित प्रयासों पर चर्चा की है। हिंसा का विस्तार न हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर इसके खतरनाक असर से बचा जा सके। फैसल बिन फरहान ने स्थिरता और शांति प्रक्रिया की बहाली के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
जो जानकारी हासिल हुई है, अवैध जो फ़लस्तीनी कब्ज़ा इन्होंने किया हुआ है इसराइल ने, इस बार रूस, चीन सब उसके ख़िलाफ़ हैं और चाहते हैं कि फ़लस्तीनी राष्ट्र की इस बार निर्माण हो जाए। तो प्रक्रिया उसी तरफ चल रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कोई शांति सेना इसराइल फ़लस्तीन में भेजी जाए, गाज़ा में भेजी जाए, और वो सेना जो है वहाँ जा कर के तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज करे, इसराइल की जंग रुके, हमास के पास जो इनके बंधक हैं उनके की अदला बदली के लिए कोई रास्ता निकल सके। तो जंग अभी मुश्किल दौर में है। हमास के लीडर्स को मारने के लिए इसराइल ने जो धमकी दी थी और कहा था कि तुर्की में, लेबनान में और कतर में जहाँ कहीं भी हमास के लीडर्स मिलेंगे उनकी हत्याएं हम कराएंगे, और मोसाद को उसके लिए आदेश दे दिया गया था। इस पर तुर्की की तरफ से बहुत सख्त रिएक्शंस आए और उन्होंने कहा कि अगर एक भी किसी, जिन देशों के नाम इसराइल ने लिए हैं, अगर किसी एक भी देश में हमास के किसी शख्स के साथ या फ़लस्तीनी किसी शख्स के साथ कोई वारदात होती है तो फिर इसराइल की खैर नहीं। तुर्की इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है और तुर्की की तरफ से आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें ख़ास तौर से होने वाली हैं, क्योंकि अभी तक देखें डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है, जंग में कोई और शामिल नहीं है ईरान के अलावा। ईरान हेल्प कर रहा है, हम अपनी हर रिपोर्ट्स में कहते रहे कि ईरान की तरफ से हमास को पूरी मदद है, रूस की तरफ से मदद है, वैगनार के लड़ाके लेबनान में पहुंचे हुए हैं, एयर डिफेंस रूस ने दिया हुआ है, चीन ने इंटेलिजेंस शेयरिंग चाइना कर रहा है, चाइना की तरफ से इस तरह के इक्विपमेंट दिए हुए हैं जो वो डायरेक्ट जहाँ कहीं भी हमास के या किसी भी लीडरशिप से उनको कांटेक्ट करना होता है तो कर लेते हैं और वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इसराइल के साथ अमेरिका है, अमेरिका के साथ यूरोप के कुछ देश हैं, यूरोप में भी इस बार फ़लस्तीन के हक़ में बातें हो रही हैं। तो देखते हैं ये जंग का क्या निकलता है। फ़िलहाल जो वीटो किया है, वीटो के बाद सऊदी अरब काफ़ी गुस्से में है अमेरिका से। इस बार उम्मीद थी सऊदी अरब को, चूँकि चाइना पहले बात कर चुका था कि ये वीटो नहीं करेंगे और शांति का कुछ रास्ता आगे बढ़ेगा, कुछ चीज़ें आगे को बढ़ेंगी और अदला बदली हो जाएगी, जंग ताकि रुके। लेकिन इसराइल की तरफ से ऐसा नहीं किया, अमेरिका की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। इसराइल में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसराइली सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष का बेटा जंग में मारा जा चुका है, जो वॉर कैबिनेट का मिनिस्टर भी है, इस वक्त मौजूदा मिनिस्टर है नेतन्याहू की कैबिनेट में। नेतन्याहू के खुद के खिलाफ मुकदमे खुल रहे हैं और उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में भी मुकदमा जाने वाला है। तुर्की ने पूरी लॉबिंग की हुई है और ये मुकदमा जाएगा, इसराइल को वहाँ से करार दे दिया गया। वैसे बता दें आपको, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो भी केस जाता उसकी कोई अहमियत नहीं होती, वो कोई मुल्क माने ना माने उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक मोहर लग जाती है कि ये कुछ ऐसा है, तो वहाँ भी भेदभाव होता है। इसराइल की जगह पे यही मुल्क अगर सीरिया होता, यमन होता, तब तक वहाँ केस पहुँच चुका होता, कार्रवाई शुरू हो गई होती, जांच शुरू हो गई होती। लेकिन मामला चूँकि इसराइल का है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के अभी तक के यही कुछ अपडेट्स थे। 64 दिन की जंग हो चुकी है, हालात बहुत ख़राब हैं। जो भी रिलीफ का सामान पहुँच रहा था, ट्रक्स पहुँच रहे थे, वो पूरी तरह से वहाँ रोक दिए गए, बंद हो चुके हैं जिस दिन से सीज फायर ख़त्म हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TCN न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।